नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नया पुराना जो एकांकी के कथानक के बारे में आपको बताया था उससे संबंधित 3 प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है देवचंद का चरित्र चित्रण या उसकी चारित्रिक विशेषताएं। ये प्रश्न अपने परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से करीब करीब इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रश्न जो सभी एकांकियों में समान रूप से बन रहा है, नया पुराना एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। और तीसरा इसमें जो प्रश्न है कि रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकी कितनी सफल है और इस एकांकी में क्या संदेश दिया गया है, इस एकांकी के क्या उद्देश्य को व्यक्त किया गया है, उससे संबंधित। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं कि ये जो देवचंद इस एकांकी में अपने जो नायक है, इस नायक की चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण क्या है। देखिए, वास्तव में जो देवचंद है वो देव तुल्य इस एकांकी में दिखाया गया है। उसके चरित्र के गुणों की अगर बात करें तो पूर्ण रूप से उसमें गुणों का समावेश है। कहीं भी उसमें दोष, कमी या अवगुण देखने को नहीं मिलते हैं। इस एकांकी में एक आदर्श पात्र के रूप में, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, एक धीरोदात्त नायक के रूप में जो है वो देवचंद को दिखाया गया है, जो एकांकी के आदि से अंत तक समान रूप से एक अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व के सामने जो है वो अपने पाठक की और रंगमंचीय दृष्टि से देखे तो अपने दर्शकों के मध्य आ रहा है। अब इससे संबंधित जो बिंदु बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं कि ईमानदार व्यक्ति। देवचंद इस एकांकी में एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति दर्शाया गया है जो अपनी ईमानदारी का परिचय अपने पास रखी हुई जो लिली की माँ की जो धरोहर अर्थात उसके जो गहने थे उनकी रक्षा करके बिना उन गहनों में एक भी गहने को काम में लिए बिना वापस उसको लौटा देता है। दूसरी तरफ उसका जो मित्र रविदत्त था उसके द्वारा उसको काफ़ी प्रलोभन भी दिया जाता है, काफ़ी लालच दिया जाता है, लेकिन उसके बहकावे में नहीं आकर देवचंद अपनी ईमानदारी का पूर्ण रूप से जो है वो परिचय देता है। दूसरा बिंदु है अमानत का रक्षक। अमानत या धरोहर, इसमें वो लिली की माँ के जो आभूषण थे उन आभूषणों को जब देवचंद ने अपने यहाँ एक सुरक्षा की दृष्टि से रखा था तो जितने दिनों उसके पास रहे उतने दिनों उसकी बंधी हुई जो गहनों की जो गठरी थी उसको खोला भी नहीं, देखा भी नहीं कि वास्तव में इसमें कौन कौन से जेवर पड़े हैं, और न कभी उनको काम में लिया। दूसरी तरफ अपने निजी स्वार्थ के लिए, यह नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर उसने जो है उनका दुरुपयोग किया हो, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो धरोहर है उसकी रक्षक को वो अपने प्राणों से भी अधिक जो है वो महत्व देता है। आदर्श शिक्षक। देवचंद के व्यक्तित्व की बात आई कि वो अपने पैसे की दृष्टि से अगर देखें, अपनी व्यवसाय की दृष्टि से, तो एक विद्यालय संचालक था, एक निजी विद्यालय चलाता था बालिकाओं की, जिसमें हर तरीके का जो किरदार उसमें हम देखें कि उस विद्यालय में वो एक संचालक से, प्रधान अध्यापक से लेकर बाकी जितने भी जो कामकाज थे वो सभी कामकाज और बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है वो भी अपने उस विद्यालय में करता था, जिसका नाम भी इसमें आया है भारतीय स्कूल। तो भारतीय स्कूल को बनाने में, भारतीय स्कूल को अच्छे मुकाम में पहुंचाने के रूप में, एक सच्चे शिक्षक के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में देवचंद को जो है वो अपनी एकांकी में दिखाया गया है। वचन पालक के रूप में देवचंद ने लिली की माँ को वचन दिया था कि उसके गहनों की हर प्रकार से वो रक्षा करेगा, और ये वचन उसने अपने जीवन में हर समय निभाया। बीच में उसमें काफ़ी विघ्न बाधाएं आई उसको देवचंद की ओर से, यहाँ तक कि उसकी जो पत्नी प्रतिमा थी उसकी ओर से भी उसको प्रलोभन लालच दिया जाता है कि आपके पास इतने गहने रखे हुए, आप इनको उपयोग क्यों नहीं करते हो। तो उसने यही कहा कि मैंने लिली की माँ को जो वचन दिया था उस वचन का पालन मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। फिर है कर्तव्य परायण। ये देवचंद का जो रूप है वो पूरी एकांकी में समान रूप से बना हुआ है, चाहे वो अपने विद्यालय, भारतीय विद्यालय से संबंधित हो, किसी से बातचीत के बारे में हो, किसी रिश्ते के बारे में हो। यहाँ की रवि की जो नीयत थी उसमें हमेशा बुराइयाँ रही, बुरी संगति में वो पड़ गया, तो भी उसको जो है वो हमेशा एक अच्छे रास्ते पर लाने का कार्य जो है वो देवचंद ने किया है।
कर्तव्यपरायण देवचंद का जो कार्य है वो एक शिक्षक के रूप में आया है, जहाँ ये दिखाया गया है कि एक शिक्षक के रूप में उसमें कोई कमी नहीं थी। दूसरा, उसके कर्तव्य की बात आई है कि जो धरोहर रखी हुई थी उसके प्रति उसका क्या कर्तव्य था, कैसे उसकी रक्षा करता है, ये सारी बातें अपनी एकांकी में जो है वो पूर्ण रूप से परिभाषित की गई है। सटीक निर्णयकर्ता के रूप में ये उसकी स्थिति देखने को मिलती है कि जब लिली की माँ के गहने रविदत्त की पत्नी के गले में एक जो रानी हार था, उस रानी हार को कैसे भाभी से, जिसका नाम अपने आया नहीं है, कि उसके गले से कैसे उतारा जाए बिना उसको बताए, तो उस समय उसने अपनी पत्नी को जो है वो अपने पक्ष में मिलाकर ये एक योजना बनाई थी कि किस प्रकार से हम उस गहनों को जो है वापस से, जिसकी धरोहर है, उसको लौटाए। उसके लिए एक सटीक निर्णयकर्ता के रूप में उसकी भूमिका ये आई है सामने कि उसने सही निर्णय लेकर उन गहनों को चोरी होने से, उन गहनों का गबन होने से जो है वो बचा लिया। फिर है एक सच्चा सहयोगी। ये देवचंद जो है वो इस एकांकी में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में, हर जगह वो हर किसी का अच्छे तरीके से सहयोग करता है। यही कारण है कि वो रविदत्त का सहयोग करने के कारण ही जो खुद एक मुसीबत से घिर जाता है। अगर वो रविदत्त को वो रानी हार नहीं देता तो उन गहनों को लेकर उसके सामने कोई समस्या नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने अपना ये फर्ज समझा कि रवि मेरे भाई के समान है, हमेशा दोनों एक ही मकान में रहते, साथ साथ रहते। ये भी जानता था कि रवि की जो संगत है वो बहुत ही बुरी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने रविदत्त का जो सहयोग करना है वो कभी भी छोड़ा नहीं। हमेशा उसके हित के बारे में, या ये कह सकते हैं कि एक सच्चे हितैषी के बारे में उसने जो है वो अपनी भूमिका निभाई थी। एक इसमें बिंदु ये भी बनता है कि एक आदर्श जो है या सच्चा जो है मित्र के रूप में भी आया है, सच्चा मित्र। और सच्चा मित्र ये रविदत्त के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि रविदत्त से उसने जो दोस्ती है वो हर तरीके से निभाई। रवि ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी देवचंद के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं थी। वो हर समय एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति मुसीबत के समय जो साथ देने का या साथ निभाने की जो बात आती है, वो हर जगह इसने जो है वो रविदत्त का साथ दिया। इस प्रकार से देवचंद की चारित्रिक विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि देवचंद जैसे उसका नाम था वैसे ही देवतुल्य गुणों से वो युक्त था। कहीं भी उसके चरित्र में कहीं आंशिक रूप से भी हम कोई कमजोरी या जो बुराई है वो नहीं देख सकते हैं। एक सच्चे एकांकी या नाटक में जो अच्छे देवतुल्य पात्रों से, देवतुल्य गुणों से युक्त कोई पात्र होता है तो उसको धीरोदात्त नायक कहते हैं। और अपनी एकांकी का जो पात्र देवचंद है ये वास्तव में एक धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक है, जो पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य के प्रति और अपने कार्य के प्रति वफादार होने के साथ साथ देवतुल्य गुणों से युक्त था। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि नया पुराना एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, या कह सकते हैं उसकी तात्विक विशेषता बताइए या तात्विक समीक्षा कीजिए। तो आपको बताए कि प्रत्येक एकांकी में अपने एक प्रश्न बनता है तत्वों के आधार पे। वही 8 तत्व है, केवल इनका जो वर्णन है वो अपने एकांकी के अनुसार अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से इसमें किया जाता है। पहला कथानक या कथा वस्तु, इसमें नया पुराना जो एकांकी में आदि से अंत तक उसकी जो कहानी है उसको संक्षिप्त रूप में अपने को लिखना है। पात्र एवं चरित्र चित्रण में हम ये बताएंगे कि इसमें जो पात्र है वो एक तो देवचंद, रविदत्त, देवचंद की पत्नी प्रतिमा, भाभी रविदत्त की पत्नी, इसके अलावा लिली की माँ, एक अचल बैठे रहने वाला व्यक्ति और एक गजेंद्र जो है वो पात्रों के रूप में दिखाया गया है। एक संकेत के रूप में एक नौकरानी का भी इसमें वर्णन आया है जो विद्यालय में कार्य करती है, उससे संबंधित जो बात है वो अपने को पात्र एवं चरित्र चित्रण में लिखना है। फिर इसके संवाद की बात करते हैं तो संवाद योजना में हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा जो संवाद योजना है वो देवचंद का ही है, जो एकांकी में समान रूप से बराबर बना हुआ है।
और कहीं भी उसमें किसी भी प्रकार की हम ये कह सकते हैं कि कहीं संवाद योजना में भाषा की दृष्टि से कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती है। भाषा की बात करें तो एक शिक्षक के रूप में देवचंद दिखाया गया है, इसलिए सुसंगत और सभ्य जो भाषा है उसका वर्णन आया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें एक पात्र जो कमल आया है, कमल और रविदत्त, उसकी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी काम में लिए गए हैं जो हम ये कह सकते हैं कि असभ्य शब्द है, क्योंकि इन दोनों की जो संगत थी रविदत्त और कमल की वो खराब थी, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इसमें प्रयोग किया। देश काल और वातावरण इसमें बताएंगे। एक तो विद्यालय की आंशिक जानकारी मिली है वातावरण के अंतर्गत, दूसरा जो देवचंद का जो घर या मकान है उस मकान से संबंधित जो पूरी बात है वो वातावरण के अंतर्गत दिखाई गई है। इसके अलावा एक रिक्शे वाले का इसमें वर्णन आया है जो लिली की माँ को बिठा कर लाता है। ये सारी बातें अपने को देश काल उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, वातावरण की जो बात है, अपने को इस बिंदु में लिखना है। फिर उद्देश्य की बात आती है तो उद्देश्य में हम ये बताएंगे कि इससे एकांकी का उद्देश्य है कि त्याग, समर्पण, ईमानदारी, इन सब के लिए वचन पालन, इन सब के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर हमें हर मुसीबत को, हर संकट को झेलकर जो है परहित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने का जो उद्देश्य है इस एकांकी में रेखांकित किया गया है। संकलन त्रय में बताया था कि समय, कार्य और स्थान का इसमें तालमेल होता है जो उचित रूप में जो है एकांकी में दिखाया गया है। फिर अभिनेता में जितने भी पात्र हैं उन्होंने किस तरीके से रंगमंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत किया है वो बात अपने को इसमें बतानी है। अभिनय में भी हम सबसे ज़्यादा देवचंद और दूसरा रविदत्त और तीसरा जो प्रतिमा है, तीन के बारे में सबसे ज़्यादा बताएंगे कि तीनों ने जो है सबसे ज़्यादा इस एकांकी में जो है भूमिका निभाई है। और रंगमंच की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से देखें तो इस एकांकी को एक सफल एकांकी में हम मान सकते हैं। इसके बाद में तीसरा इसमें प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण कि नया पुराना एकांकी की रंगमंचीय सफलता और उसके संदेश को व्यक्त कीजिए। इसमें हम ये बताएंगे कि रंगमंच की दृष्टि से नया पुराना जो एकांकी है वो पूर्ण रूप से सफल एकांकी है। कारण ये है कि इसमें पूरी घटनाक्रम का वर्णन केवल एक कमरे से संचालित होता है, एक छोटे से मकान से संचालित होता है। इसीलिए रंगमंच में ज़्यादा जो संसाधन है, ज़्यादा जो व्यवस्था है उसकी ज़रूरत नहीं है। केवल एक कमरे का रूप जो है वो रंगमंच को देना है और बारी बारी से जितने भी पात्र इसमें जो आए हैं उन सभी का इसमें वर्णन करना है। अब ये संदेश वाला जो बिंदु है इसमें ठीक वैसी ही बात बतानी है जैसी बात अपने को इस तत्वों के आधार पर उद्देश्य में हमने बताई थी कि त्याग, समर्पण, विश्वास, ईमानदारी, ये जितने भी चारित्रिक मानवीय गुण है, इन मानवीय गुणों का इससे एकांकी में जो है बड़ी सफलता के साथ वर्णन किया गया है। अब हम अपनी अगली कक्षा में कल अपनी जो अगली एकांकी है ममता का विष, उससे संबंधित ही बातचीत करेंगे।